नमस्कार दोस्तों, मैं राइजिंग क्लासेस से प्रशांत पटेल। आज आप लोगों के लिए हम पॉलिटी का एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नागरिकता। और इसे हम पूरी अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। मेरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व नहीं होगा, इससे। नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, और हम संविधान का टॉपिक लेके चल रहे हैं। भाग 1 हम देख चुके हैं, तो भाग 2 हम देख रहे हैं जिसमें नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया गया है। तो 5 से 11 अनुच्छेद हम लोग देखते हैं और जो भी विशेष प्रावधान नागरिकता में किया गया है संशोधन के तहत उसे भी हम लोग जानेंगे आज। देखिए, नागरिकता हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी कि हम लोग इंडियन कहलाते हैं। इंडिया में जो भी आदमी है जो यहाँ का स्थायी निवासी है वो सब क्या कहलाते हैं? इंडियन कहलाते हैं। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका में आप कैलिफोर्निया के हैं तो आप कैलिफोर्निया का अलग नागरिकता मिलेगा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अलग आपको नागरिकता दिया जाएगा। न्यूयॉर्क का है तो वही कंडीशन है, जबकि इंडिया में एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का जो एकल नागरिकता का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता का वर्णन कहाँ पे है? तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है। जब हमारा संविधान पारित हुआ, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन कुछ अनुच्छेद पारित कर दिए गए थे। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, लेकिन उस दिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। तो जिस दिन पारित हुआ था उस दिन 5 से 9 यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 5 अनुच्छेद जो हैं लागू कर दिए गए थे नागरिकता के। जबकि हमारा पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र बने। उस दिन 10-11 कानून भी प्रभावी हो गया। 10-11 अनुच्छेद जो है वो भी प्रभावी हो गया। ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान 26 जनवरी 1950 को कौन से अनुच्छेद प्रभावी हुए? तो 10 से 11। ठीक है, 10-11 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुए। अब हम लोग एक एक करके अनुच्छेद को तोड़ते हैं। अनुच्छेद देखिए 5 में क्या कहा गया है? संविधान प्रारंभ होने पर अस्थायी निवासी को नागरिकता, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह यहाँ स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसे भी नागरिकता। अनुच्छेद 5 में जब कहा गया है ये बात कि भारत का जो भी अस्थायी यहाँ के निवासी हैं उससे नागरिकता भारत की मिलेगी। दूसरा, जिसका जन्म यहाँ पे हो रहा है भारत में उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। या जिसके माता पिता का ताल्लुक भारत से हो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो अस्थायी रूप से रह रहा है सारे आदमी क्या हो गए? इंडियन हो गए। दूसरा, जिसका जन्म यहाँ पे हो रहा है उसके बच्चे भी इंडियन कहला गए। ठीक है। और कुछ ऐसे आदमी जिसके माता पिता यहाँ हैं और उसके बच्चे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए या अमेरिका गए तो वो सब भी क्या कहलाएंगे? इंडियन कहलाएंगे, जिसके माता पिता का ताल्लुक इंडिया से रहता हो। दूसरा बात ये कहा गया इसी में ही कि जो संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व से यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से यहाँ पे रहता हो इंडिया में, वो क्या कहलाएंगे? तो वो इंडियन कहलाएंगे। ठीक है। तो उसे नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 4 कंडीशन पे, जो अस्थायी रूप से रह रहा हो उसे नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता, या तो जिसके माता पिता का ताल्लुक यहाँ से उसे नागरिकता, या जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। 5 अनुच्छेद में ये इतना बात कहा गया है। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या कहा गया है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आने वाले लोग। देखिए इसमें कहा गया है, प्रव्रजन हिंदी वर्ड है, इसका अंग्रेजी होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन आप देखते हैं ना, इंटर करते होंगे तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप किसी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले लीजिए। माइग्रेशन का मतलब तो हस्तांतरण, मतलब हम कहीं पे और जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
तो कहा गया है कि पाकिस्तान से वैसे आदमी, जो कि मान लीजिए हमारा देश जब बंटवारा हुआ तो कहा गया था ना, यहाँ के आदमी पाकिस्तान चला जाइए जिसको जाना है। अब पाकिस्तान के जो आदमी यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो जो पाकिस्तान के हिंदू थे वो यहाँ पे आने लगे कुछ हिंदू, और कुछ जो कुछ जो मुसलमान यहाँ के थे वो पाकिस्तान चले गए। तो कहा गया एक डेट रखा गया है, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, ठीक है। ऐसे 19 मई को मेरा जन्मदिन है, लेकिन इसमें कहा गया 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आ जाएगा उसे हम नागरिकता दे देंगे, अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसका ताल्लुक इंडिया से उसके माता पिता का रहा हो। ठीक, कंडीशन सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 6 में कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति इंडिया आ जाए, ठीक है, आ जाइए आप लोग, 19 जुलाई 1948 से पहले आपको हम नागरिकता दे देंगे, खाली आप प्रूव कर दीजिएगा आपके माता पिता का ताल्लुक यहाँ से रहता हो। दूसरा कंडीशन इसमें क्या लगाया गया है कि मान लीजिए कि जो कि नहीं आ पाया 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया, कहा गया इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको 6 माह यहाँ पे अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। अनुच्छेद 7 में देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 7 में कह रहा हो, ये भी पाकिस्तान के प्रावधान के लिए कहा गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति, 6 में क्या था, जो वहाँ से आना चाहता उसके लिए नागरिकता। 7 में क्या कहा गया, जो यहाँ से पाकिस्तान चला गया फिर वहाँ से यहाँ आना चाहता है उसके लिए नागरिकता का प्रावधान कहा गया है। मतलब कहा गया है कि कुछ आदमी होते हैं ना कि जो वहाँ चले जाते हैं फिर वहाँ नहीं मन लगते हैं तो यहाँ चले आते हैं, उसके लिए नागरिकता दिया गया है। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, कहा गया जब भारत इंडिया का बंटवारा हो रहा था उससे पहले ही कुछ आदमी पाकिस्तान चला गया। अब वो पाकिस्तान चला गया, अब जब इंडिया सरकार ने अनुमति दी कि 19 जुलाई 1948 से पहले चले आइए आप लोग, तो वो लोग क्या किया, वो लोग भी वापस आने लगा, जो यहाँ से चले गए थे अपने इच्छा से, वो लोग भी आने लगा। तो उन लोग को सरकार बोला कि आप लोग अगर यहाँ पे रहिएगा, क्या कि आप लोग तो अपने स्वेच्छा से गए थे, वापस फिर आना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग को परमिट फॉर सेटलमेंट, यानी कि आप लोग को यहाँ पे रहने वाला फॉर्म फिलअप करना होगा कि आप कहिए कि आप फिर यहीं रहिएगा, दोबारा पाकिस्तान नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको परमानेंट रिटर्न का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ रह रहे फिर आप चले जाइएगा। ठीक, तो ये बात इसमें कहा गया, ये दोनों का फॉर्म फिलअप करना होगा आपको। इसमें भी दूसरा केस रखा गया है। इसमें दूसरा केस क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले चला गया, अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले ही चले गया अपने, तो ऐसा व्यक्ति आना भी चाहेगा तो उसे इंडिया की नागरिकता नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 में तो वर्णन किया गया जो यहाँ पे अस्थायी रूप से रह रहा है, जिसके माता पिता का ताल्लुक यहाँ तो उससे नागरिकता। 6 में कहा गया जो पाकिस्तान से आना चाहता है उसकी नागरिकता। 7 में कहा गया जो यहाँ से चला गया फिर वापस आना चाहता है उसको नागरिकता। सिंपल सी बात है। अनुच्छेद देखिए 8 में, अब बहुत ईजी है। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दिया है, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे देश को ले लिया है कि मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या विदेशों में काम कर रहे हैं, उनका माता पिता का ताल्लुक इंडिया से रहा हो या उसके माता पिता इंडिया के हो, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी इंडिया की। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि बहुत से हमारे जो यहाँ के वकील वकालत थे या क्रांतिकारी थे वो इंग्लैंड में जाके पढ़े थे, गांधी जी भी पढ़े थे। तो उस टाइम भी जब देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत से लड़के वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो उसे नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 8 है कि भारतीय मूल के वैसे विदेश में रहने वाले व्यक्ति जिसका ताल्लुक इंडिया के, उसके माता पिता से का ताल्लुक इंडिया से रहा हो, उस व्यक्ति को हम नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 9 में देखिए क्या कहा गया, भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसमें कहा गया कि मान लीजिए सपोज हम अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, हम इंग्लैंड की नागरिकता ले लेते हैं स्वेच्छा से, तो हमारा इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया 2 नागरिकता कभी नहीं लेने देगा, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः ही हमारा इंडियन वाला नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बात किस में कहा गया, अनुच्छेद 9 में, जो कि 5 से 9 कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 7 में देखिए,
कहा गया है अनुच्छेद 10 में, नागरिकों को नागरिकता संबंधित अधिकार, ठीक है, नागरिकों को नागरिकता संबंधित अधिकार जो है, नागरिक के पास जो नागरिकता संबंधित अधिकार क्या है, हम इंडिया के नागरिक हैं तो मेरा क्या अधिकार है, हम यहाँ पे वोट कर दे सकते हैं, यहाँ पे हम चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यही सब ना मेरा अधिकार है। इंडिया के नागरिक हैं हम, तो मेरा अधिकार क्या है, हम कहीं किसी जगह पे जा आ सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, और जा सकते तो विदेश के आदमी भी सकते हैं, लेकिन वो चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकता है, ना वो मतदान दे सकता है, ना ही सरकारी फॉर्मों पे वो अपना आवेदन दे सकता है, जबकि हम इंडियन लोग कर सकते हैं। तो नागरिकता का यही विशेष प्रावधान होता है। तो कहा गया नागरिक संबंधी जो भी प्रावधान है इसको कौन छीन सकता है, संसद विधि का जब कानून बनाएगी उस कानून के अलावा इससे कोई भी चाहेगा तो, मुख्यमंत्री चाहेगा तो नहीं छीन सकता है, राज्यपाल चाहे तो नहीं छीन सकता, कोई भी चाहेगा तो नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो नागरिकता संबंधित नागरिकों को नागरिकता संबंधित अधिकार नहीं छीन सकता है। इसे कौन छीन सकता है, अगर संसद कानून बना के कुछ ऐसा प्रावधान करे तभी ये हनन हो सकता है, ऐसे बाय द वे नहीं हो सकता है। ये बात कहा गया 10 में। 11 अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि नागरिकता की प्राप्ति अथवा उसके समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद महोदय ही, जो संसद होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा, यही संसद महोदय का अधिकार है इसी सबको मिलके कि नागरिकता गेन करने का, नहीं प्राप्त करने का, और नागरिकता छोड़ने का जो भी टाइम पीरियड है या कोई जो भी बनाया गया है विधि, उसको निरस्त कर सकता है या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तो इतना बात आप समझ गए, अनुच्छेद सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। आप आते हैं, हम लोग जब संसद को कानून अधिकार दे दिया गया कि आप नागरिकता संबंधित कानून बना सकते हैं, तो इसी 11 के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया कि 5 तरह से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागरिकता कितने तरह से ग्रहण हो सकती है, तो 5 तरह से ग्रहण हो सकती है। तो पहला है, देखिए पहला क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता क्या है, अगर मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, हम इंडियन है क्या, कोई हम सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप किए नहीं ना, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है तो हम इंडियन हो गए। ठीक, तो जिसका जन्म इंडिया में हुआ हो वो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, या जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी यहाँ के हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इंडियन कहलाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म इंडिया में हुआ है वो सब इंडियन कहलाएंगे। अब आप पूछिएगा कि विदेश के आदमी भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग वहाँ पे यहाँ आते हैं हनीमून मनाने के लिए इंडिया, तो उनके अगर बच्चे यहाँ पर जन्म ले लिए तो क्या वो इंडियन कहलाएंगे, तो वो अपवाद है, वो इंडियन नहीं कहलाएंगे। यानी कि विदेश से जो भी व्यक्ति यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, जो ये अस्थायी रूप से नहीं है, अगर उनका बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो वो भी इंडियन नहीं कहलाएंगे। और वो क्षेत्र जो कि भारत का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी कि भारत में मान लीजिए नेपाल का क्षेत्र भारत का अधिकार में नहीं है, वो या उसके बॉर्डर के जो कि भारत में टच होता है वो, लेकिन इंडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वैसे जैसे POK इंडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ पर जन्मा बच्चा इंडियन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात कहा गया है जन्म के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता क्या है कि अगर मेरे माता पिता का ताल्लुक इंडिया से हो, अगर हम किसी दूसरे देश के में रह रहे हो तो भी हमें इंडियन नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, हमें इंडियन नागरिकता मिल जाएगी अगर हम दूसरे देश के हैं, देश में रह रहे हो। पहले ये प्रावधान सिर्फ पिता के एवज में था कि अगर मेरे पिताजी इंडिया के होंगे, अगर मेरे पिताजी इंडिया के हैं, हम विदेश में रह रहे हैं, तभी हमें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन अगर मेरी माता इंडिया की है, हम विदेश में रह रहे हैं और मेरे पिताजी कहीं और देश के हैं, तो हमें इंडियन सिटीजन नहीं मिलेगी। लेकिन ये प्रावधान 1992 यानी कि 1992 में ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया। बोला गया कि माता पिता में से कोई अगर इंडियन हो तो उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा बात क्लियर हो गया। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या है, तो वैसे देश जैसे राष्ट्रमंडल हो गया, राष्ट्रमंडल देश किसे बोलते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने हुकूमत किया है वो सारे राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। तो और आयरलैंड, राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड के बारे में ये प्रावधान किया गया है कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश के या आयरलैंड के देश के निवासी हैं, वो अगर इंडिया का नागरिकता लेना चाहता है तो वो यहाँ पे 5 साल उसको रहना पड़ेगा अस्थायी रूप से। 5 साल रहेगा तभी उसको
यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। पहले ये मात्र 6 महीने का था, जो कि 1986, याद रखिएगा 1986 में इसे 5 वर्ष कर दिया गया। किसके लिए? राष्ट्रमंडल देशों के लिए, और साथ में आयरलैंड का, कि आयरलैंड पे भी अभी इंग्लैंड का ही अधिपत्य है। तो वहाँ पे नागरिकता किसके लिए होगा? 5 साल रहना पड़ेगा। अब देखिए, अगर कोई विदेशी महिला इंडिया के लोगों से शादी कर लिया, अगर मान लीजिए हम लोग घूमने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, वहाँ कोई महिला सुंदर अच्छी हमको लग गई, उससे हम शादी कर लिए, तो क्या मेरे से द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो तो इंडियन कहलाएंगे, क्योंकि हम इंडिया है। लेकिन क्या वो लड़की जिससे हम शादी की वो इंडियन कहलाएगी? तो नहीं। तो उसे यहाँ पे 5 साल अनिवार्य रूप से रहना पड़ेगा, तब जाके उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। आपको पूछेगा नागरिकता देता कौन है? तो जो भी आदमी नागरिकता लेना चाहेगा, वो जो अधिकारी होते हैं IAS द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, वो सब क्या IAS ही होते हैं वो लोग। तो उसके सामने आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या DM के ऑफिस के सामने आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम इस दिन आए हैं। जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। वो भी कंडीशन है कि आप उस बीच में किसी से सज़ा नहीं पाए हो, कोई देश आपको सज़ा नहीं दे दिए हो, ऐसा नहीं कि आपका अपराधी छवि हो, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। चौथा देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या हुआ कि अब राष्ट्रमंडल देश को छोड़ दीजिए, ठीक है, आयरलैंड को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देश जो हैं उसको अगर नागरिकता लेना होगा तो उसे कम से कम यहाँ पे 10 साल रहना होगा, तब जाके उसे नागरिकता मिलेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको अगर अपनी पत्नी जब विदेश से लड़की शादी करना चाहते हैं तो उसको चाहते हैं नागरिकता मिल जाए, तो आप राष्ट्रमंडल देश की लड़की शादी कर लीजिए तो उसको 5 साल में मिल जाएगा। आप अब राष्ट्रमंडल देश से बाहर की लड़की शादी कीजिएगा तो उसको 10 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। पहले ये प्रावधान 5 साल के लिए था, लेकिन 1986 इसे भी 1986 में बढ़ा के कब कितना कर दिया गया? 10 वर्ष के लिए कर दिया गया। राष्ट्रमंडल देश के लिए 5 वर्ष के लिए, बाकी देश के लिए 10 वर्ष के लिए। इसे पंजीकरण, देशीकरण द्वारा कहा जाता है। अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूभाग मतलब क्या होगा कि जैसे हम मान लीजिए अभी नेपाल को अपने में मिला लिए तो सारे नेपाल क्या हो गया? इंडियन हो गए। हम पाकिस्तान को, POK को अपने में मिला लिए तो क्या हो गए? वो सारे इंडियन कहला गए। जैसे हम लोगों ने 1975 में सिक्किम को अपने 22वां राज्य बनाए थे। आपको याद होगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को हम लोग 22वां राज्य बनाए थे। तो सिक्किम के जितने भी आदमी थे वो स्वतः से ही इंडियन कहलाए। अब देखिए, नागरिकता का अंत देखिए कैसे हो सकता है। आप सोचिएगा कि नागरिकता जो मेरा इंडियन है इसको परमानेंट है क्या? इसको हनन नहीं कर सकता, इससे छीना नहीं जा सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है भाई? देखिए कैसे कैसे होता है। पहला, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, अगर अभी हम कनाडा की नागरिकता ले लेंगे, जैसे अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता दिया गया है, लेकिन अक्षय कुमार भी स्वीकार नहीं किया गया, उसके उपाधि दी गई है कनाडा की नागरिकता के, तो इसलिए अभी अक्षय कुमार के नागरिकता छीना नहीं गया है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, इंग्लैंड की नागरिकता, किसी भी देश का, तो हमें क्या होगा? हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, भारत का नागरिकता त्याग करने पर, हमको स्वतः ही त्यागना है इंडिया की नागरिकता। इंडिया की जो नागरिकता है हमको स्वतः ही त्याग देना है, हमको नहीं रहना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे त्याग सकते हैं और इस तरह से मेरा नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तीसरा, संविधान का उल्लंघन करने पर, मान लीजिए कि हम यहाँ पे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, झंडा को पे पैर रख रहे हैं या झंडा पे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हैं, सब कुछ का संविधान के से खेल रहे हैं, या इस संविधान में जो भी बात है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सबका हनन कर रहे हैं, तो इस तरह से संसद द्वारा हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। जैसे एक बेटा बार बार अपराध करने पर उसके माँ बाप क्या करता है? उसे बेदखल कर देता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। चौथा देखिए क्या होता है, युद्ध काल में शत्रु का मदद करने पर। युद्ध काल में मान लीजिए कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है या भारत चीन का युद्ध होता है किसी के साथ, तो हम दूसरे देश को बताएंगे कि मेरे आर्मी वाले हैं ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे ये मिसाइल है, यहाँ पे ज़्यादा आदमी है, ये चीज़ करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देश के सैनिक को अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने देश के सैनिक को। ये क्या हुआ? युद्ध का मदद कर रहे हैं दूसरे देश को। तो इस तरह अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा? तो इस नागरिकता हमारी छीन ली जाएगी। पाँचवा देखिए, अगर गलत तरीके से हमने नागरिकता ली गई हो, जैसे राष्ट्रमंडल देश या विदेशी से लोग आए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिए कि अभी आया ही वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया, पैसा वैसा खिला गया कि हम 4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और 1 साल के बाद उसे नागरिकता मिल गई, तो जब जांच परखा जाएगा तो जिसने ये गलत रिपोर्ट दिया गया उसे भी दंड दिया जाएगा, और जिसने किया उसे भी दंड दिया जाएगा, लेकिन उसको नागरिकता जो दिया गया था उसको छीन लिया जाएगा।
छठा है पंजीयन करने के 5 साल के अंदर किसी देश से सजा दिया गया हो। मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे पंजीकरण कर दिया, नागरिकता के लिए पंजीकरण कर दिया, अब पता चला कि उसको वहाँ पे सजा दे दिया गया है। मान लीजिए कोई आदमी खून कर दिया विदेश में, और वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया नागरिकता के लेने के लिए, ताकि यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी हमको, तो हम यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। और जैसे यहाँ पे अप्लाई किया, पता चला कि उसको वहाँ पे जेल दे दिया गया, तो उसकी नागरिकता नहीं होगी, यहाँ पे उसे ख़त्म कर दी जाएगी नागरिकता। वो मिली ही नहीं तो ख़त्म क्या करेगी, उसको नागरिकता यहाँ नहीं दिया जाएगा। 7वां देखिए, बिना सूचना के भारत से बाहर 7 साल से रहता हो। मान लीजिए हमने वीज़ा पासपोर्ट के द्वारा बाहर जाते हैं ना, तो चले गए 1 साल के लिए, लेकिन वहाँ से वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं हम। 7 साल 8 साल हो गया सरकार को, हम बिना सूचना के बाहर चले गए। या मान लीजिए कोई अपराध करके भाग जाता है नेपाल या पाकिस्तान, कहीं भाग गया छुप के, तो अगर हम भारत सरकार से बिना अनुमति के 7 साल से बाहर रह रहे हैं, 7 साल से ज़्यादा से बाहर रह रहे हो, तो हमारी नागरिकता हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, एक दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं, लेकिन इसको दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया 2005 में। 2005 में क्या कहा गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, बाकी विदेश को ले लीजिए। तो कहा गया ऐसे आदमी जो 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन गणतंत्र हुए थे, उस टाइम के बाद वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे रह रहे हो, इंडिया मूल के हो, वहाँ पे रह रहे हो, तो वैसे व्यक्ति को, ठीक है, तो कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्या प्रावधान दिया गया है, उसे लुभाया गया है कि आपको यहाँ भारत आने जाने की अनुमति है, यहाँ पे आप निवेश भी कर सकते हैं, आपको पैसे के निवेश करने की अनुमति है। ठीक है, तो उसे देखिए, जो भी जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को बाहर चले गए और वहीं पे अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए, तो उस लोग के लिए हम प्रावधान किए हैं कि आप लोग आइए, यहाँ पे आने जाने का प्रावधान है, आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग करने का प्रावधान है, यहाँ पे निवेश करने का प्रावधान है, यहाँ पे फैक्ट्री आप खोल सकते हैं। लेकिन उसे भी हम ये अधिकार नहीं दिए हैं कि वो वोट गिराएगा और चुनाव में खड़ा होगा, या सरकारी फॉर्म जो होगा या यहाँ पे अफसर जो मिलेगा उस पर फाइट करेगा, ये अधिकार उसे भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वही बात क्या है, PIO मतलब पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, यानी कि विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बस गए हो, कहाँ, विदेशों में, तो उसे कुछ प्रावधान दिया गया है कि आप यहाँ पे निवेश उवेश कीजिए। तो ये बात कहा गया है नागरिकता में। ठीक है, तो अब नागरिकता आप लोग पढ़ लिए गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक लाइन से हमने अनुच्छेद भी बता दिए 11 के 11, उसके बाद नागरिकता लेने का 5 तरीका होता है उसे भी हमने क्लियर कर दिया, डिफाइंड कर दिया। उसके बाद नागरिकता का अंत कैसे होता है उसे भी डिफाइंड किया। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कब किया गया, तो 2005 में क्या गया, इसे भी डिफाइंड कर दिया। नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, ये भी डिफाइंड कर दिया गया। किसने लाया, संसद के द्वारा लाया गया, तो इसे भी डिफाइंड कर दिया। तो आपका सारा क्वेश्चन इससे क्लियर हो गया, चाहे भी कोई भी एग्जाम का हो। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको शेयर भी क्या कीजिए, और ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और इसके बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य लेके आएंगे, और उधर मेडावल हिस्ट्री में हम लोग हुमायूं देख चुके हैं, आगे हम लोग अकबर को देखेंगे। तो जय हिंद, आप सब भी खुश रहिए।